और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आपको बताएं कि कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं राज्यपाल। दरअसल सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें वहां भर्ती करवाया गया है। सेक्टर 27 सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल में राज्यपाल का इलाज चल रहा है। अस्पताल के सीसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे दें, नोएडा से है ये खबर, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कैलाश अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया है। उनको सीने में दर्द की शिकायत के बाद एडमिट करवाया गया है। सेक्टर 27 के कैलाश हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। अस्पताल के सीसीयू में उनको एडमिट करवाया गया है और फिलहाल और उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर नोएडा से है, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अस्पताल में भर्ती है। नोएडा के सेक्टर 27 में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजीद अपडेट के साथ हमारे साथी हिमांशु शुक्ला। हिमांशु, इस वक्त की तफसीलात चाहेंगे, अभी क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, नोएडा का सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल है। यहाँ पर देर रात सीने की दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को यहाँ भर्ती किया गया है। शुरुआती जांच भी की गई, उसके बाद उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया और अब जो है इस समय वो क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू में भर्ती है कैलाश हॉस्पिटल में। और डॉक्टर की जो एक्सपर्टीज है और जिनको एक्सपर्टीज है इसमें, उनकी एक टीम बनाई गई है। टीम लगातार निगरानी कर रही है और साथ ही जिस तरीके से उनका हाल है वो समय समय पर उन्हें चेक किया जा रहा है, उनकी स्थिति देखी जा रही। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और अभी स्वास्थ्य संबंधित ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। जी हिमांशु, कितने बजे की बात है ये, कितने बजे की खबर है? देखिए आपको बता दें, देर रात की ये बात है, जब प्रताप शुक्ला जो राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के, उनकी सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद सीधे वो कैलाश हॉस्पिटल आए थे। कैलाश हॉस्पिटल यहाँ जो बीजेपी के सांसद हैं यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से, महेश शर्मा उन्हीं का है और लिहाजा वो यहाँ पर आए। उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। एक डॉक्टर की टीम भी बना दी गई जो लगातार निगरानी बनाए हुए है और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जी, उनके मेडिकल बुलेटिन के बारे में कोई जानकारी है? देखिए अभी तक कोई अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन डॉक्टर जो है उन्होंने जरूर ये बताया कि वो सीसीयू में भर्ती है और जो है उनका इलाज किया जा रहा है और फिलहाल स्थिति उनकी स्थिर है, चिंताजनक बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ नोएडा से हमारे साथी हिमांशु शुक्ला थे, जो कि बता रहे थे कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैलाश अस्पताल में उनका इलाज जारी है। दरअसल सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अस्पताल के सीसीयू में वो भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है। बता दें कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस शिष्टाचार मुलाकात में राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर पीएम से चर्चा की। इसके पहले शनिवार को राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी और उसके बाद राज्यपाल ने शनिवार को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। प्रदेश में कैबिनेट जल्द ही स्कूलों में लेक्चरर के 530 पदों भरने की मंजूरी दे सकती है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है और जल्द ही से मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभाग इसे आयोग को भेजेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार की मंजूरी मिलते ही जल्द भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा सके। हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बेहद अहम ये खबर है, जहां पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक खास प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और अब इसको स्वीकृति मिलना बाकी है।
बिल्कुल। ये बेरोजगारों के लिए, खासकर उन युवाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी के इंतजार में हैं। तो ऐसे में एक बड़ी खबर ये है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिनको स्कूल लेक्चरर न्यू भी कहते हैं, उनकी बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकलने वाली है। शिक्षा विभाग की हायर एजुकेशन की तरफ से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि पिछली बार भी जब पूर्व की जयराम सरकार थी, उस वक्त भी हायर एजुकेशन की तरफ से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था कि इतने पद वेकेंट है, 500 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं और उनको भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। पिछले दिनों में कुछ पदोन्नतियां हुई हैं, जिनसे कुछ प्रिंसिपल बने हैं और कुछ हेडमास्टर जो टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, वो बने हैं। और ऐसे में जो पीजी और कुछ रिटायरमेंट भी हुआ है, जिसके बाद स्कूल लेक्चरर न्यू की बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए हैं। इनमें जो अधिकांश पद हैं उनमें इंग्लिश, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के काफ़ी पद जो है तो नॉन मेडिकल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में लगातार हायर एजुकेशन की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया और इस सरकार को पहली बार ये नई सरकार बनने यह प्रस्ताव भेजा गया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनावों से पहले ये वायदा प्रदेश की जनता से किया था कि बड़ी संख्या में रोजगार दिए जाएंगे, और उस सरकार बनने के बाद कैबिनेट मंत्री हर्ष महाजन ने भी कहा था कि 1 लाख नौकरियां जल्द सरकार बनने के बाद देंगे। तो ऐसे में सहायक हो सकता है ये सरकार के लिए भी इन पदों को। और ये अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आने वाली कैबिनेट बैठक है विधानसभा के बजट सत्र से पहले, उसमें इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। और शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही रोस्टर तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, ताकि जैसे ही सरकार की तरफ से मंजूरी मिलती है तो रोस्टर एकदम से पब्लिश किया जा सके और भर्ती के लिए किसी एजेंसी को हायर किया जा सके। हालांकि ये भी अभी बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के सामने, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद, निरस्त करने के बाद अब किस एजेंसी से इन एग्जाम करवाए जाते हैं। हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑप्शन सरकार के पास है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सरकार जल्दी से जल्दी इन पदों को भरना चाहती है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही 500 से अधिक इन पदों को भरा जाएगा। और उम्मीद अब युवा लगा के बैठे हैं कि जिस प्रकार से लंबे समय से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं स्कूल लेक्चरर न्यू की, और अब ये 500 से अधिक पद निकले और जल्द से जल्द इनकी परीक्षाएं जो तो वो आयोजित किए जा सके। बिल्कुल राजेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। सुक्खू सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को पढ़ाई नहीं बल्कि सिर्फ खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आपको बताएं कि स्कूलों में इंटर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाएगी। शनिवार को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल के अलावा एथलेटिक्स गेम्स भी यहां पर करवाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें हर स्कूल पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सभी जिलों के उप निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि हर स्कूल में शनिवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इसके लिए युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा मुख्यालयों पर जो भी कोच नियुक्त किए जाएंगे उनकी सेवाएं ली जाएंगी। रुख करना चाहेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम है, डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल बड़ी खबर है और प्रोत्साहजनक खबर है स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। अब हर शनिवार मस्ती की पाठशाला स्कूलों में होगी। छात्र जाएंगे और जो एक स्ट्रेस पूरा सप्ताह रहता है पढ़ाई का, होमवर्क का, उस स्ट्रेस से भी एक तरफ से छुटकारा मिलेगा और एक जो एक मॉडर्न एजुकेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट चला है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और खास ही प्रदेश सरकार का जो हायर ऑफिसर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि एक जो कोशिश
खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ उसको प्रोत्साहन मिलेगा। शुरुआत में उन खेलों के ऊपर फोकस किया जाएगा जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में पहले से मौजूद है, या फिर जिन खेलों के लिए अधिक साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शतरंज, इस प्रकार के खेलों का चलन पहले से रहा है, तो इनके ऊपर पहले अधिक फोकस किया जाएगा और धीरे धीरे फिर कोच नियुक्त किए जाएंगे अलग अलग खेलों के लिए। कोशिश ये शिक्षा विभाग की तरफ से रहेगी कि लगभग हर खिलाड़ी को पार्टिसिपेट करवाया जाए किसी न किसी गेम में, ताकि उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा भी बाहर लाया जा सके और ओवरऑल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट लंबे समय से ग्राउंड पर उतारने की कोशिश की जा रही है विभिन्न सरकारों के द्वारा, उसको भी लागू किया जा सके। तो ऐसे में बड़ी प्रोत्साहनजनक खबर ये हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है कि हर शनिवार को जो मस्ती की पाठशाला होगी, स्कूल स्टूडेंट्स आएंगे और खेलों को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की हम बात करें, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट अपनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहला बड़ा ये कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है। इससे पहले एक और कोशिश हुई थी, जीरो पीरियड की बात कही गई थी, सप्ताह में एक दिन, कुछ दिन वो कॉन्सेप्ट चला था। अब देखना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को कितने दिन चलाया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है और लॉन्ग रन का ये प्रोजेक्ट लग रहा है, कोच अलग अलग गेम्स के नियुक्त करने की बात की जा रही है और शुरुआत से लेकर हाई सेकेंडरी तक सभी को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस प्रकार से अलग अलग खेलों में हिमाचल प्रदेश के चाहे खिलाड़ी है, चाहे हॉकी की बात हो, कबड्डी की बात हो, क्रिकेट की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश देश का नाम रोशन कर चुके हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो अन्य खेल हैं उनमें भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा योगा और जो अन्य शरीर को मजबूत करने वाली चीजें हैं, स्वास्थ्य बेहतर करने वाली चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो बेहद अच्छी खबर है और इसको लेकर किस तरह से छात्र जो हैं वो उत्साहित नजर आएंगे, उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। अहम खबर आपको दे दें, राजधानी शिमला के उपमंडल कुमारसेन एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई है और प्राथमिक जांच में गुब्बारा पाकिस्तान का लग रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अहम खबर, राजधानी शिमला के उपमंडल कुमारसेन में एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई है और प्राथमिक जांच में गुब्बारा पाकिस्तान का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता कपिल ठाकुर। कपिल, गुब्बारा मिला है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से अभी डिटेल्स है? पिछले कल ही ये शिमला जिला के कुमारसन में ये गुब्बारा मिला है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में एक सनसनी फैल गई है कि ये गुब्बारा आखिर कहां से आया है, जिस पर जो पाकिस्तान का नाम भी लिखा है। और ये प्रेमनगर गांव में एक बगीचा है और रवि मेहता का एक बगीचा है, वहां पर ये लटका हुआ गुब्बारा था। जब बच्चों की नजर इस गुब्बारे पर पड़ी तो बच्चों ने खेलने के लिए ये गुब्बारा वहां से उतार दिया और जब बच्चे इससे खेल रहे थे तो वहां पर जब लोगों ने पाया कि ये गुब्बारा जिस पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, ऐसे में बच्चों से लिया और पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी और मौके पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इस गुब्बारे को पुलिस ने जो कब्जे में ले लिया और आगामी छानबीन शुरू की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये गुब्बारा कहां से आया होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जिला शिमला में एक गुब्बारा मिला था जिसके अंदर पाकिस्तानी जो करेंसी भी मिली थी। तो अब सवाल इस पर उठ रहे हैं कि कहां से ये गुब्बारा आया है। तो फिलहाल पुलिस इसकी छानबीन में जुटी है। कपिल, कितने बजे का ये पूरा वाकया है? ये पिछले कल का जो वाक्य है, दिन के समय जो है ये गुब्बारा वहां पर जो मिला और जब इसकी जानकारी दी गई शाम के समय यहाँ पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस ताल्लुक से जो भी अपडेट रहेगा वो भी दर्शकों पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारे साथी कपिल बता रहे थे कि बागीचे में ये गुब्बारा जो है ये लटका हुआ मिला था और इस पर अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। अगली खबर मंडी से है, जहां चंडीगढ़ मनाली एनएच पर सालापड़ के पास जंगल की झाड़ियों से एक
कंकाल बरामद किया गया। स्थानीय लोगों को जब ये कंकाल झाड़ियों के बीच नजर आया तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और सुंदरनगर थाना की टीम मौके पर पहुंची, कंकाल को अपने कब्जे में लिया। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फिलहाल जंगल में मिले इस कंकाल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने कंकाल और उसके अवशेषों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंकाल का पोस्टमार्टम फॉरेंसिक टीम की देखरेख में आज किया जाएगा। आज थाना सुंदरनगर पर इंफॉर्मेशन मिली थी थाना पर कि एक डेड बॉडी कांगू के पास पड़ी है वहाँ पे, तो जिस पर इंफॉर्मेशन मिलने पर थाना सुंदरनगर से SHO सुंदरनगर और चौकी इंचार्ज लापड़ी यहाँ मौका पर पहुँचे थे और मौका पर हमने पाया कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। तो उसको हमने पुलिस में कब्जे में ले लिया है और अब हम इसका कल पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उसके बाद हमारी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन उसके बाद हम करेंगे। इसमें बॉडी बाहर ओपन में पड़ी है और काफ़ी इसका पार्ट जो है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। एक स्केलेटन ही बचा है लगभग, तो उसको हमने कब्जे में ले लिया है। बाकी हमने आसपास में सर्च किया है, एरिया को उसको कॉम्बिंग किया है, वहाँ में हमें कोई ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे साथी वीरेंद्र भारद्वाज का। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद सनसनीखेज ये मामला है और आज ये जो बॉडी मिली है इसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। क्या कुछ और डिटेल्स हैं इसके ताल्लुक से? देखिए, सुंदरनगर पुलिस की जो टीम है उन्होंने आसपास के जितने भी थाने या पुलिस चौकियां है वहां पर जो है इस संदर्भ में सूचना दी है और वहां से ये जानकारी एकत्रित की जा रही है कि क्या वहां पर गुमशुदा व्यक्ति को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है या नहीं। यदि किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो फिर उनके जो परिजन है वो सुंदरनगर हॉस्पिटल आ सकते हैं, फिर उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उस डीएनए टेस्ट को इस स्केलेटन के डीएनए टेस्ट के साथ जो है वो मैच किया जाएगा ताकि इसकी जो है शिनाख्त की जा सके। अभी तक जो है इस जो स्केलेटन मिला है इसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है और अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि ये किसी मेल का है या फिर फीमेल का। आज जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसके बाद ये तय हो पाएगा कि ये स्केलेटन किसी मेल का है या फीमेल का। ये किसी दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु हुई है, नेचुरल डेथ हुई है या फिर इसे मारकर वहां फेंका गया था, किस प्रकार से इसकी जो है वो मौत हुई है, उसका खुलासा भी आज जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जब इसका पोस्ट करेगी तो उसके बाद ही जो है वो पता चल पाएगा। हालांकि अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी तक स्केलेटन की जो शिनाख्त है वो नहीं हो पाई है और शिनाख्त करने के लिए और पोस्टमार्टम की दिशा में जो पुलिस के प्रयास है वो आगे बढ़ रहे हैं। जी है ना, बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके ताल्लुक से भी जो भी अपडेट रहेगा वो उस पर लगातार नजर बनी हुई है। ऊना से खबर है, ऊना में आज से डेरा बाबा बडभाग सिंह में विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला मेला शुरू हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। बता दें कि इस बार होला मोहल्ला मेले में 7 मार्च को झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाएगी। 9 मार्च को पंजा साहिब का प्रसाद वितरण होने के साथ ही मेले का समापन होगा। मेले में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जिला पुलिस ने सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। एसपी ऊना ने श्रद्धालुओं से मेले के दौरान मालवाहक वाहनों में सफर न करने की अपील की है। मैडी मेला एक काफ़ी भव्य मेला जो है होली के आसपास अंब क्षेत्र में होता है। उसमें काफ़ी श्रद्धालु जो हैं आसपास के पंजाब से खासकर यहाँ पे आते हैं। उसके दौरान पूरी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं आयोजकों के साथ, जो गुरुद्वारे हैं उनके लोगों के साथ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इसके चलते हमने एक प्लान भी जो है वो बनाया है और फोर्स रिक्विजिशन की है जो मैडी मेले के दौरान पूरे एक क्षेत्र में जो है तैनात रहेंगी। हमने 10 सेक्टर इसमें बनाए हैं जिसको गेजेटेड ऑफिसर्स, पुलिस के गेजेटेड ऑफिसर जो हैं इसका नेतृत्व करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अमित शर्मा। अमित, बेहद मशहूर ये मेला रहा है और इसको लेकर व्यवस्थाओं के ताल्लुक से अगर हम जानना चाहें तो किस तरह की वहां पर व्यवस्था नजर आ रही है, और सबसे अहम बात यह है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर आएंगे तो उनको लेकर क्या खास इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल है ना, आपको बता दूं कि जिला ऊना के उपमंडल आम्ब के जो मैडी है वहां पर डेरा बाबा बडभाग सिंह में लगने वाला जो होला मोहल्ला मेला है वो आज से शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि ये 10 दिनों तक मेला जो है वो चलता है और इस मेला जो है ये आज से शुरू है। इसमें 7 मार्च को जो है वो झंडे की रस्म अदा की जाएगी, जबकि 9 मार्च को यहाँ पर पंजा साहब के प्रसाद के साथ ही इस मेले का जो है वो समापन हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु जो है
वो हर साल पहुंचते हैं। और इस मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सिविल में जो है वो पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, वहीं इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो लगाए हैं। और अक्सर जो देखने में इस मेले में आता है वो ये आता है कि जो श्रद्धालु है, क्योंकि वो पंजाब क्षेत्र से ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो वो जो मालवाहक वाहनों में श्रद्धालु जो है वो आते हैं। तो हालांकि जिला प्रशासन इस बार दावा कर रहा है कि मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के आने पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी, लेकिन ये कितना सफल हो पाता है जिला प्रशासन का जो अभियान है वो आने वाले समय ही बताएगा। बिल्कुल अमित, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने तमाम तरह इंतजाम के बारे में यहाँ जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुल्लू से खबर है जहां सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत वाले विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस विद्युत उपकेंद्र से शुरू होने से सभी 13 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे और क्षेत्र के लोगों की निर्बाध विद्युत आपूर्ति निश्चित होगी। सबसे पहले तो मैं जो विद्युत सब स्टेशन का जो लोकार्पण अभी यहाँ 33/11 सब स्टेशन बुट्ठी में जो दड़का नामक स्थान में लगवैली के लिए है, लगवैली की जनता को इसकी बधाई देता हूँ। और ये जो वर्तमान में लगवैली में जो सब स्टेशन 33/11 kV का सब स्टेशन से कुल 11 kV फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति जो की जा रही थी, अब जो इस फीडर के अत्यधिक लंबे होने के कारण कई बारी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पैदा होता था। एक और अहम खबर, धर्मशाला में G20 समिट के कार्यक्रमों के लिए बीजेपी की ओर से 11 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख विपिन परमार ने कहा कि भारत को जो G20 की मेजबानी मिली है, इसकी एक बैठक 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में होनी सुनिश्चित की गई है। ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सौगात है। इस में हिस्सा लेने आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को इस प्रदेश के विकास, संस्कृति, सभ्यता और लोक नृत्य समेत लोकगीतों से रूबरू करवाया जाएगा। और यही नहीं, विदेशी प्रतिनिधि हिमाचली व्यंजनों का भी यहाँ खूब स्वाद ले पाएंगे, जिसमें बाजरा व्यंजन भी शुमार रहेंगे। परमार ने कहा कि प्रतिनिधियों का एयरपोर्ट से धर्मशाला आगमन तक परंपरागत रीति रिवाजों के तहत स्वागत किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के विकास, संस्कृति और सभ्यता की झांकियां भी इन विदेशी मेहमानों के स्वागत में प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं शिमला में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अग्रणी देश बना है और पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। हाल ही में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से हमारे देश को विश्व स्तर पर नई पहचान मिली है। इसी कड़ी में हिमाचल को G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरवशाली अवसर मिलना बेहद प्रसन्नता की बात है। इससे हमारे राज्य को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी, वहीं प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और ये हमारे लिए, प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए ही बड़े मान की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां इस देश के ही नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और हमें भारतवर्ष को जो है वो G20 की अध्यक्षता मिली है। और मोदी जी का एक विशेष प्रेम हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है। चाहे जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए तो एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़े, एक विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को मिला करता था। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।